नमस्कार। आकाशवाणी से प्रस्तुत है समाचार प्रभात। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज नई दिल्ली में भारतीय मोबाइल कांग्रेस में 5G सेवाओं का शुभारंभ करेंगे। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू आज नई दिल्ली में सबसे स्वच्छ राज्यों और शहरों को स्वच्छ सर्वेक्षण पुरस्कार प्रदान करेंगी। केंद्र ने नागालैंड और अरुणाचल प्रदेश में सशस्त्र बल विशेषाधिकार अधिनियम को 6 महीने के लिए बढ़ाया। जम्मू कश्मीर के बारामूला जिले में सुरक्षा बलों के साथ मुठभेड़ में 2 आतंकवादी मारे गए। जम्मू कश्मीर में बांदीपुरा जिले में नियंत्रण रेखा के पास सुरक्षा बलों ने भारी मात्रा में गोला बारूद बरामद किया। फेमा प्राधिकरण ने चीन के स्मार्टफोन निर्माता Xiaomi के खिलाफ प्रवर्तन निदेशालय के 5,551 करोड़ रुपए जब्त करने के आदेश की पुष्टि की। भारत ने अंतर्राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा एजेंसी में ऑस्ट्रेलिया, ब्रिटेन, अमेरिका के बीच परमाणु पनडुब्बी सौदे के खिलाफ प्रस्ताव पारित कराने की चीन की कोशिशें विफल की। रूस ने अपने जनमत संग्रह और यूक्रेन के 4 क्षेत्रों के विलय की निंदा करने वाले संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के प्रस्ताव को वीटो किया। भारत ने मतदान में भाग नहीं लिया। और क्रिकेट में बांग्लादेश में सिलहट में आज महिला 2020 एशिया कप में भारत और श्रीलंका का मैच। समाचार प्रभात में मुनीश शर्मा के साथ मैं चंद्रिका जोशी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज नई दिल्ली में 5G सेवाओं की शुरुआत करेंगे। ये तकनीक बिना विलंब के अत्यधिक डेटा दर और उच्च विश्वसनीय संचार प्रदान करेगी। 5G तकनीक ऊर्जा, स्पेक्ट्रम और नेटवर्क की दक्षता में भी वृद्धि करेगी। संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा है कि सरकार का लक्ष्य 2 वर्ष में पूरे देश में 5G सेवाओं की सुविधाएं उपलब्ध कराना है। इसके लिए करीब 3 लाख करोड़ रुपए का निवेश किया जाएगा। डिजिटल कनेक्टिविटी सरकार के प्रमुख नीतिगत कार्यक्रमों डिजिटल इंडिया, स्टार्टअप इंडिया और मेक इन इंडिया का महत्वपूर्ण हिस्सा रही है। एक रिपोर्ट। 5G की शुरुआत डिजिटलीकरण के क्षेत्र में मील का पत्थर साबित होगी। इस सेवा के आने से इंटरनेट की रफ्तार में काफी तेजी आएगी और ग्राहकों को ज्यादा भरोसेमंद सेवा मुहैया कराने में मदद मिलेगी। अर्थव्यवस्था, शिक्षा, स्वास्थ्य, कृषि समेत अधिकतर क्षेत्रों पर इसका काफी व्यापक प्रभाव पड़ेगा। एक अनुमान के मुताबिक 5G सेवा भारतीय अर्थव्यवस्था में अगले 15 वर्षों में $450 बिलियन का योगदान करेगी। फिनटेक की दुनिया में भारत तेजी से अपने कदम बढ़ा रहा है। 5G की शुरुआत से भारत फिनटेक में एक अग्रणी देश बनकर सामने आएगा। यूपीआई और रुपए जैसी तकनीकों का तेजी से देश और दुनिया में फैलाव संभव हो सकेगा। भूपेंद्र सिंह, आकाशवाणी समाचार, नई दिल्ली। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भारतीय मोबाइल कांग्रेस IMC के 6ठे संस्करण का भी उद्घाटन करेंगे। 4 अक्टूबर तक चलने वाले IMC 2022 का विषय है नया डिजिटल ब्रह्मांड। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू आज नई दिल्ली में आजादी एट 75 स्वच्छ सर्वेक्षण 2022 के तहत सबसे स्वच्छ राज्यों और शहरों को पुरस्कार प्रदान करेंगी। ये पुरस्कार कचरा मुक्त शहरों के दृष्टिकोण को लेकर स्वच्छ भारत मिशन शहरी 2.0 अभियान की पहली वर्षगांठ के उपलक्ष्य में दिए जाएंगे। पुरस्कार समारोह में देश के कई गणमान्य व्यक्ति शामिल होंगे और विभिन्न श्रेणियों में 160 से अधिक पुरस्कार दिए जाएंगे। पुरस्कार समारोह 17 सितंबर 2022 से 2 अक्टूबर 2022 तक आवास और शहरी मामलों के मंत्रालय द्वारा चलाए जा रहे स्वच्छ अमृत महोत्सव के हिस्से के रूप में आयोजित किया जा रहा है। युवा मामले और खेल मंत्री अनुराग सिंह ठाकुर उत्तर प्रदेश में प्रयागराज में राष्ट्रव्यापी स्वच्छ भारत 2022 का आज शुभारंभ करेंगे। ये कार्यक्रम 1 महीने चलेगा। नेहरू युवा केंद्र संगठन के माध्यम से देश भर के 744 जिलों के 6 लाख गांवों में स्वच्छ भारत कार्यक्रम का आयोजन किया जाएगा। एक रिपोर्ट। केंद्रीय युवा कार्यक्रम एवं खेल मंत्री अनुराग ठाकुर आज दोपहर 1 बजे प्रयागराज के यूनाइटेड इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी के प्रांगण में
स्वच्छ भारत कार्यक्रम 2022 का शुभारंभ करेंगे। इस कार्यक्रम का उद्देश्य 1 अक्टूबर से 31 अक्टूबर के दौरान देश के सभी जिलों में सार्वजनिक स्थानों और घरों की सफाई का आयोजन करना है और अपने आसपास के वातावरण को स्वच्छ एवं कचरा मुक्त रखने के प्रति नागरिकों में जागरूकता और गर्व की भावना जगाने के काम में समाज के सभी वर्गों, पंचायती राज संस्थानों सहित सरकारी और गैर सरकारी संगठनों को शामिल करना है। इसके साथ ही अनुराग ठाकुर 8 दिवसीय स्वर्ण जयंती खेल महोत्सव का भी उद्घाटन करेंगे। सुशील चंद्र तिवारी, आकाशवाणी समाचार, प्रयागराज। श्री अनुराग ठाकुर ने अपने वीडियो संदेश में कहा कि स्वच्छ भारत 2022 मात्र एक कार्यक्रम नहीं, बल्कि लोगों को स्वच्छता के महत्व का एहसास कराने का गंभीर प्रयास है। उपराष्ट्रपति श्री जगदीप धनखड़ ने व्यापार और उद्योग निकायों से आह्वान किया है कि वो जीवंत सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम एमएसएमई के माध्यम से देश के भीतरी इलाकों में विकसित हो रही उद्यमी संस्कृति का भरपूर लाभ उठाएं। उन्होंने इन नए उद्यमियों को सहारा देने और उन्हें अपनी क्षमता को विकसित करने में सहायता देने का भी आह्वान किया है। नई दिल्ली में पीएचडी चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज के 117वें वार्षिक सत्र को संबोधित करते हुए उपराष्ट्रपति ने उन्नतिशील भारतीय स्टार्टअप क्षेत्र की सराहना की है। महिला और बाल विकास मंत्री स्मृति ईरानी ने कहा है कि पोषण उत्सव अच्छे स्वास्थ्य के प्रति जागरूक रहने और कुपोषण के खिलाफ लड़ाई की याद दिलाता है। कल नई दिल्ली में कर्तव्य पथ में पोषण उत्सव का उद्घाटन करते हुए श्रीमती ईरानी ने कहा कि पोषण अभियान देश से कुपोषण को चरणबद्ध रूप से खत्म करने के उद्देश्य से 2018 में आरंभ किया गया था। महिला और बाल विकास मंत्री ने कहा कि ये स्वास्थ्य और विकास का महत्वपूर्ण हिस्सा मूलभूत मानवीय आवश्यकता और स्वस्थ जीवन के लिए अनिवार्य है। हम पोषण के उत्सव का आगाज करने वाले हैं, लेकिन अंजाम तक ये उत्सव तब पहुंचेगा जब हर भारत का नागरिक, हर भारत का बच्चा पूर्ण रूप से पोषित होगा और कुपोषण की इस बीमारी को हम अपने समाज से, अपने राष्ट्र से दूर कर पाएंगे। पोषण उत्सव कल तक चलेगा और 5वें राष्ट्रीय पोषण माह 2022 का समापन पर्व होगा। उत्सव में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ वर्चुअल माध्यम से फोटो खिंचवाने का अवसर भी मिलेगा। आंगनवाड़ी केंद्र देश में निर्मित खिलौने और आयुष के स्वास्थ्यवर्धक उत्पाद में भी उत्सव में प्रदर्शित करेंगे। पोषण केवल अभियान नहीं, देश की जिद। देश ने है ठाना शिशु, बच्चों, गर्भवती महिलाओं और स्तनपान कराने वाली महिलाओं को सुपोषित है बनाना। आइए, अवसर है इस पोषण माह में मनोरंजन के संग पोषण को जानने का, समझने का और अपने बच्चों को समझाने का। यहाँ होगा गायक शान का शानदार परफॉर्मेंस भी। पोषण एक्ट्रेस दिखाएगा अलग अलग राज्यों के पोषण का हाल। बड़ी सी पोषण की सांप सीढ़ी सिखाएगी कैसे जंक फूड से आप उतरेंगे नीचे और अच्छे खाने से चढ़ेंगे सेहत की सीढ़ी। साथ ही फ्री हेल्थ चेकअप और कंसल्टेशन भी पाएं। पोषण उत्सव 30 सितंबर से 2 अक्टूबर 2022, कर्तव्य पथ, नई दिल्ली। केंद्र ने कहा है कि भारतीय खाद्य निगम एफसीआई के पास राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम, अन्य योजनाओं और प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना की अतिरिक्त आवश्यकता को पूरा करने के लिए खाद्यान्न का पर्याप्त भंडार है। केंद्रीय पूल में एफसीआई के पास लगभग 232 लाख मीट्रिक टन गेहूं और 209 लाख मीट्रिक टन चावल है। उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय ने बताया कि अगले वर्ष 1 अप्रैल तक एफसीआई के पास बफर मानदंडों से अधिक स्टॉक होगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल रात राजस्थान के सिरोही जिले के आबू रोड में कार्यक्रम स्थल पर विलंब से पहुंचने के कारण रैली को संबोधित नहीं कर सके। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि उन्हें लाउड स्पीकर संबंधी नियमों का पालन करना होगा। उन्होंने सभा में लोगों को संबोधित न कर पाने के लिए माफी मांगी और वायदा किया कि वो फिर से सिरोही आएंगे। नवरात्रि में यह अवसर लोगों को नहीं दिया गया है। अब मुझे पहुंचने में देर हो गई, 10 बज गए हैं, तो मेरी आत्मा कहती है कि मुझे कानून नियम का पालन करना चाहिए और इसलिए मैं आप सबकी क्षमा मांगता हूं, लेकिन मैं आपको विश्वास दिलाता हूं कि मैं दोबारा यहां फिर से आऊंगा और
आपका ये जो प्यार है उसे मैं ब्याज समेत चुकता करूंगा। इससे पहले प्रधानमंत्री मोदी का राज्य भाजपा अध्यक्ष सतीश पूनिया, केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत, राज्य विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष गुलाब चंद कटारिया और उपनेता राजेंद्र राठौर ने स्वागत किया। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। सर, आपका केवाईसी अपडेट करना है, नहीं तो अकाउंट और एटीएम कार्ड ब्लॉक हो जाएगा। सावधान सावधान, 2.5 करोड़ का इनाम मुझे। देखिए, अनजाने कॉल्स, फर्जी ईमेल्स, लिंक्स और जाली ऐप से अपना पिन, ओटीपी, पासवर्ड कभी भी किसी के साथ शेयर न करें। आप रहेंगे सावधान तो नहीं होगा नुकसान। आरबीआई कहता है, जानकार बनिए, सतर्क रहिए। जागृति का कहना है कि ग्राहक दोषपूर्ण उत्पाद या सेवा में कमी के कारण हुई क्षति की क्षतिपूर्ति की मांग उपभोक्ता आयोग में कर सकता है। उपभोक्ता मामले विभाग, भारत सरकार द्वारा जनहित में जारी जागो ग्राहक जागो। समाचार प्रभात में आपका फिर स्वागत है। केंद्र सरकार ने नागालैंड और अरुणाचल प्रदेश के 12 जिलों में सशस्त्र बल विशेषाधिकार कानून अफ्स्पा के अंतर्गत अशांत क्षेत्र का दर्जा और 6 माह के लिए बढ़ा दिया है। पूर्वोत्तर के इन दोनों ही राज्यों के अन्य 5 जिलों में आंशिक रूप से कानून लागू किया गया है। उग्रवादी गतिविधियों के विरुद्ध सशस्त्र बलों के अभियान को जारी रखने के लिए ये निर्णय लिया गया है। गृह मंत्रालय से जारी अधिसूचना में बताया गया है कि 9 जिलों दीमापुर, न्यूलैंड, चुमोकेडिया, मोन, किफायर, नॉकलेक, फेक, पेरिन और जुहेबोतो तथा नागालैंड के अन्य 4 जिलों कोहिमा, मोकुचुंग, लंगलेंग और वोखा के 16 पुलिस थाना क्षेत्रों में सशस्त्र बल विशेषाधिकार कानून आज से और 6 महीने के लिए बढ़ा दिया गया है। नागालैंड में 16 जिले हैं, जबकि अरुणाचल प्रदेश में 26 जिले हैं। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने 31 मार्च को असम, नागालैंड और मणिपुर में 1 अप्रैल से ये कानून लागू करने की घोषणा की थी। जम्मू कश्मीर में सुरक्षा बलों ने कल बारामूला जिले में एक मुठभेड़ में भारी हथियारों से लैस जैश-ए-मोहम्मद के 2 आतंकवादियों को मार गिराया। पुलिस ने बताया कि ये आतंकवादी बारामूला में सेना की अग्निवीर भर्ती रैली पर हमले की फिराक में थे। सेना और बारामूला पुलिस की संयुक्त टीम ने खुफिया जानकारी मिलने के बाद येदीपुरा गांव में तलाशी अभियान शुरू किया। तलाशी के दौरान आतंकवादियों ने एक मकान से गोलीबारी शुरू कर दी। सुरक्षा बलों की जवाबी कार्रवाई में ये दोनों आतंकवादी मारे गए। इस बीच सुरक्षा बलों ने बांदीपुरा जिले के गुरेज में नियंत्रण रेखा के नजदीक नौशेरा नर्द गांव में भारी मात्रा में हथियार, गोला बारूद और ग्रेनेड बरामद किए। इनमें 7 AK-47 राइफल, 21 मैगजीन, 1190 गोलियां, 2 पिस्तौल और इसकी 132 गोलियां, 13 ग्रेनेड तथा अन्य आपत्तिजनक सामग्री शामिल है। विदेशी मुद्रा प्रबंधन अधिनियम फेमा के तहत सक्षम प्राधिकारी ने प्रवर्तन निदेशालय द्वारा चीन की मोबाइल फोन निर्माता कंपनी शाओमी के बैंक में जमा 5,551 करोड़ रुपए जब्त करने के आदेश को मंजूरी दी है। प्रवर्तन निदेशालय ने शाओमी द्वारा अपने ग्रुप की एक कंपनी तथा अमेरिका स्थित 2 कंपनियों को रॉयल्टी के नाम पर 5,551 करोड़ रुपए के मूल्य के बराबर विदेशी मुद्रा का भुगतान का आरोप लगाया था। निदेशालय ने 29 अप्रैल को विदेशी मुद्रा प्रबंधन अधिनियम के तहत बैंक में जमा राशि को जब्त करने के आदेश दिए और बाद में इसे सक्षम प्राधिकारी की मंजूरी के लिए भेज दिया। फेमा की धारा 37A के तहत नियुक्त सक्षम प्राधिकारी ने अब जब्ती आदेश को मंजूरी दे दी है। भारत में सक्षम प्राधिकारी की ओर से मंजूर किया गया ये अब तक का सबसे बड़ा जब्ती आदेश है। भारत की कुशल कूटनीति ने कल वियना में अंतर्राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा एजेंसी IAEA की आम सभा में ऑस्ट्रेलिया, ब्रिटेन, अमेरिका के बीच परमाणु पनडुब्बी सौदे के खिलाफ प्रस्ताव पारित कराने की चीन की कोशिशें विफल कर दी। सूत्रों ने बताया कि भारत ने
अंतर्राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा एजेंसी के कई सदस्य देशों के साथ मिलकर यह सुनिश्चित किया कि चीन के मसौदा प्रस्ताव को बहुमत का समर्थन न मिल सके। भारत की इस पहल से कई छोटे देशों को चीन के प्रस्ताव पर स्पष्ट रुख अपनाने में मदद मिली। बाद में चीन ने बहुमत के समर्थन के अभाव में अपना मसौदा प्रस्ताव वापस ले लिया। भारत की इस चतुर और प्रभावशाली कूटनीति की IAEA के सदस्य देशों और विशेष रूप से ऑकस देशों ने सराहना की है। रूस ने यूक्रेन के क्षेत्रों के अधिग्रहण की निंदा करने वाले पश्चिमी देशों के एक प्रस्ताव को संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में वीटो कर दिया। अमरीका और अल्बानिया ने सुरक्षा परिषद में प्रस्ताव का मसौदा पेश किया था, जिसमें रूस के जनमत संग्रह और यूक्रेन के दोनेत्स्क, लुहांस्क, खेरसन और ज़पोरिजिया क्षेत्रों के अधिग्रहण की निंदा की गई थी। प्रस्ताव में रूस से यह मांग की गई थी कि वो यूक्रेन से फौरन अपनी सेनाएं हटाएं। 15 देशों की सदस्यता वाली संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद ने प्रस्ताव पर मतदान किया, लेकिन रूस के वीटो करने के कारण यह प्रस्ताव पारित नहीं हो पाया। संयुक्त राष्ट्र में भारत की स्थायी प्रतिनिधि रुचिरा काम्बोज के अनुसार यूक्रेन के हाल के घटनाक्रम से भारत बेहद चिंतित है और उसका मानना है कि मनुष्यों के जीवन की कीमत पर कोई समाधान नहीं निकाला जा सकता। भारत ने संबद्ध पक्षों की ओर से हिंसा और द्वेष की सभी गतिविधियों पर फौरन रोक लगाने के प्रयासों का आह्वान किया है। भारत का मानना है कि मतभेदों और विवादों को सुलझाने के लिए संवाद ही एकमात्र रास्ता है। आगे बढ़ने से पहले एक नजर मुख्य समाचारों पर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज नई दिल्ली में भारतीय मोबाइल कांग्रेस में 5G सेवाओं का शुभारंभ करेंगे। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू आज नई दिल्ली में सबसे स्वच्छ राज्यों और शहरों को स्वच्छ सर्वेक्षण पुरस्कार प्रदान करेंगी। केंद्र ने नागालैंड और अरुणाचल प्रदेश में सशस्त्र बल विशेषाधिकार अधिनियम को 6 महीने और बढ़ा दिया है। जम्मू कश्मीर के बारामूला जिले में सुरक्षा बलों के साथ मुठभेड़ में 2 आतंकवादी मारे गए हैं। जम्मू कश्मीर में बांदीपुरा जिले में नियंत्रण रेखा के पास सुरक्षा बलों ने भारी मात्रा में गोला बारूद बरामद किया है। फेमा प्राधिकरण ने चीन के स्मार्टफोन निर्माता शाओमी के खिलाफ प्रवर्तन निदेशालय के 5,551 करोड़ रुपए जब्त करने के आदेश की पुष्टि कर दी है। भारत ने अंतर्राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा एजेंसी में ऑस्ट्रेलिया, ब्रिटेन और अमरीका के बीच परमाणु पनडुब्बी सौदे के विरुद्ध प्रस्ताव पारित कराने की चीन की कोशिशें कर दी हैं विफल। रूस ने अपने जनमत संग्रह और यूक्रेन के 4 क्षेत्रों के विलय की निंदा करने वाले संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के प्रस्ताव को वीटो किया, लेकिन भारत ने मतदान में भाग नहीं लिया। और क्रिकेट में बांग्लादेश में सिलहट में आज महिला 2020 एशिया कप में भारत और श्रीलंका का मैच। और आइए अब सुर्खियों में सवेरे कार्यक्रम में सुनते हैं वंदे भारत एक्सप्रेस के विस्तार पर चर्चा। इसमें भाग ले रहे हैं रेलवे बोर्ड के पूर्व अध्यक्ष अरुणेंद्र कुमार और आकाशवाणी संवाददाता कमल कुमार प्रजापति। भारत में स्वदेशी और अत्याधुनिक रेलवे का अगर स्वरूप देखना हो तो उसमें वंदे भारत रेल का उदाहरण लिया जा सकता है। और इसी कड़ी में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गांधीनगर मुंबई वंदे भारत एक्सप्रेस को गांधीनगर स्टेशन से हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। वंदे भारत एक्सप्रेस 2.0 की अगर हम बात करें तो ये उन्नत अत्याधुनिक तकनीक से लैस एक रेलगाड़ी है, जिसमें कि स्वदेशी रूप से विकसित जो ट्रेन कोलिजन अवॉइडेंस सिस्टम है उसको इंस्टॉल किया गया है, जिसे कवच नाम दिया गया है। जिस तरह से अब रेलगाड़ियों में और खासतौर पर वंदे भारत रेलगाड़ी में सुरक्षा को पुख्ता करने का एक प्रयास किया गया है, उसके बारे में हमारे श्रोताओं को बताएं। कवच जो सिस्टम है ये बहुत ही महत्वपूर्ण सिस्टम है और ये भारत की तकनीक से बना है। और इसमें यह है कि अगर सामने से कोई दूसरी गाड़ी आ जाए तो ट्रेन दोनों अपने आप रुक जाएंगी अगर दोनों में कवच लगा है। सिस्टम इस तरह से बनाया गया कि अगर चालक जो है कभी किसी ऐसी हालात में गाड़ी रोकने में सक्षम ना रहे तो सिस्टम जो है अपने आप एक्ट कर जाएंगे। और जैसे एयर क्रैफ्ट में भी सिस्टम लगे हुए हैं, ट्रेन कोलिजन अवॉइडेंस सिस्टम, ये बहुत ही महत्वपूर्ण और ऐसा आगे प्रोग्रेसिव कदम है। यात्रियों को बेहतर अनुभव मिल सके इसके लिए वंदे भारत रेलगाड़ी में कई जरूरी सुविधाएं दी गई हैं। पुरानी वंदे भारत में जो कुर्सी थी वो रिक्लाइनिंग नहीं थी, जिससे लोगों को तकलीफ होती थी, तो इसमें रिक्लाइनिंग चेयर दी गई है। ये एक बहुत जरूरी कदम था जिससे आप थोड़ा चलते सफर में आरामदेह फील कर सके। दूसरा
एग्जीक्यूटिव क्लास में चेयर रोटेट करने का प्रावधान है। इंफोटेनमेंट सिस्टम का पैकेज है। मतलब यह है कि चलते ही उसमें अगर आप मोबाइल पे वाईफाई का फायदा उठाना चाहें तो वो भी आपको मिल जाएगा। अपना काम करना चाहें वो सब कर सकते हैं। एयर कंडीशनिंग सिस्टम्स में भी बहुत बदलाव है, क्योंकि फिल्टर्स तो पहले भी लगाए जाते थे, लेकिन इसमें सैनिटाइजेशन की बात की गई है, जिसकी हवा जो है बैक्टीरिया मुक्त रहे। और सबसे ज्यादा इम्प्रूवमेंट यह है कि अगर पावर फेलियर हो जाता है, इस ट्रेन में बैटरीज जो है उनकी क्षमता अधिक है। बगैर पावर के सारे सिस्टम चालू रखते हुए एक्स्ट्रा लेने की क्षमता है। तो ब्रेकडाउन में भी इसकी बहुत जबरदस्त बैकअप अवेलेबल है। वंदे भारत एक्सप्रेस का नया डिजाइन है। इसमें रूफ माउंटेड पैकेज यूनिट में एक अल्ट्रा वायलेट एयर प्यूरिफायर लगाया गया है। इस तकनीक से किस तरह से यात्रियों को फायदा होगा? हर जगह एयर फिल्टर्स की बात तो अब आम हो गई है, लेकिन ये फोटोवोल्टिक जो आप बात कर रहे हैं, ये कैटालिटिक अब्जॉर्प्शन है, जिससे कि हवा में कण या कोई ऐसे कीटाणु हो जो गड़बड़ कर सकते हो तो उसको भी हम उसको हटा सकें वहां से। तो इसलिए ये टेक्निक को फिल्टर टेक्निक में एयर आरएमपी यूनिट में लगाया गया है। टेक्निक तो पुरानी है, बट इसका समावेश करके दूषित हवा को दूर करने के लिए एक बहुत बड़ा कदम है। वंदे भारत एक्सप्रेस का निर्माण से लेकर उसका पूरा परिचालन भारत में हो रहा है। भारत की स्वदेशी तकनीक है, तो इससे दुनिया में भारत की रेल निर्माण की बढ़ती क्षमता को आप कैसे देखते हैं? ये एक बहुत महत्वपूर्ण क्रांतिकारी कदम मैं इस सरकार का समझता हूँ, क्योंकि अभी तक हम विदेशों में अपने स्टील कोचेस जो एक्सपोर्ट करते थे, और अब ये जो कोचेस में एक बहुत बड़ा फर्क ये है कि हर डब्बे में अब सेल्फ जनरेशन ऑफ पावर है, जबकि पहले एक इंजन आगे लगता था और पीछे डब्बे चला करते थे। वो तकनीक हटा के जैसे बम्बई में सबर्बन सर्विसेज चलती हैं, उस तरह की तकनीक लगाई गई है। यही अंतर्राष्ट्रीय मार्केट में प्रचलित है। ये जो नए डब्बे का डिजाइन है, ये अपने आप में एक नया रूप लेके नया प्रोजेक्शन करेगी भारतीय रेल की डब्बों बनाने की क्षमता को। आप कार्यक्रम में जुड़े, बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद। और अब आजाद भारत की बात आकाशवाणी के साथ श्रृंखला की आज की कड़ी में हम आपके लिए प्रधानमंत्री भारतीय जन औषधि परियोजना के बारे में जानकारी लेकर आए हैं। प्रधानमंत्री भारतीय जन औषधि परियोजना पीएमबीजेपी का उद्देश्य सभी लोगों को, विशेषकर गरीबों तथा वंचितों के लिए बेहद कम कीमत पर गुणवत्तापूर्ण जेनेरिक दवाएं उपलब्ध कराना है। इस योजना के तहत शिक्षा और प्रचार के माध्यम से जेनेरिक दवाओं के बारे में जागरूकता बढ़ाई जाती है, जिससे अधिक से अधिक लोग लाभान्वित हों। इस योजना के माध्यम से प्रधानमंत्री भारतीय जन औषधि परियोजना केंद्र खोलने के अवसर प्रदान किए जाते हैं, जिससे रोजगार का सृजन होता है। इस योजना के तहत दवाओं की गुणवत्ता सुनिश्चित करने के लिए विश्व स्वास्थ्य संगठन गुड मैन्युफैक्चरिंग प्रैक्टिस के प्रमाणित आपूर्तिकर्ताओं से ही दवाएं खरीदी जाती हैं। इसके अलावा दवाओं की प्रत्येक खेप की जांच राष्ट्रीय परीक्षण और अंश शोधन प्रयोगशाला प्रत्यायन बोर्ड NABL द्वारा मान्यता प्राप्त परीक्षण केंद्रों में की जाती है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का कहना है कि पीएमबीजेपी के तहत उपलब्ध कराई जा रही औषधियों का मूल्य ब्रांडेड दवाओं की तुलना में 50 से लेकर 90% तक कम है। हर महीने 1 करोड़ से अधिक परिवार इन जन औषधि केंद्रों के माध्यम से बहुत सस्ती दवाइयों का लाभ ले रहे हैं। जैसा कि आपने अनुभव भी किया है, जन औषधि केंद्रों पर मिलने वाली दवाओं की कीमत बाजार में जो दवाएं मिलती हैं उसी क्वालिटी की, लेकिन जन औषधि केंद्र में 50% से 90% तक उसकी कीमत कम होती है। पुणे से प्रधानमंत्री जन औषधि केंद्र की लाभार्थी ज़ेबा खान का कहना है कि दवाओं पर पहले उनका खर्च 2,500 रुपए तक होता था, जो अब घटकर केवल 800 रुपए रह गया है। इस योजना से उनकी मासिक आय में काफी बचत हुई है। मेरा नाम ज़ेबा खान है, मैं पूना की रहने वाली हूँ। मैं किडनी पेशेंट हूँ। जो जन औषधि की शुरुआत की है, बहुत फायदा होता है मुझे उससे। पहले मैं ये दवाइयाँ 2200-2500 में खरीदती थी, पर मुझे ये मालूम पड़ा पेपरों में इस जन औषधि के में ये दवाइयाँ बहुत सस्ती मिलती है, तभी मैंने ये दवाइयाँ लेना शुरू कर दी। तो मेरे 800 रुपए में पूरी दवाइयाँ आती थी और मेरे बचे हुए पैसे मैं घर भी चला सकती थी, मेरे बच्चों के पढ़ाई के लिए यूज कर सकती। आज मुझे इसका बहुत फायदा होता है। रसायन और उर्वरक मंत्रालय के फार्मास्यूटिकल्स विभाग ने वर्ष 2008 में जन औषधि अभियान शुरू किया था और साल 2015 में इसे प्रधानमंत्री भारतीय जन औषधि परियोजना के नाम से एक नया स्वरूप दिया गया। योजना के तहत देश भर में जन औषधि केंद्र खोले गए हैं और इन आउटलेट्स पर लाभार्थियों को काफी कम दाम पर जेनेरिक दवाएं
दवाएं उपलब्ध कराई जाती हैं। मई 2014 तक केवल कुछ ही राज्यों में लगभग 80 जन औषधि केंद्र संचालित होते थे, लेकिन अब इन केंद्रों की संख्या बढ़कर 8,700 से अधिक हो चुकी है। इस योजना के तहत अब तक देश के 739 जिलों को कवर किया गया है। सरकार मार्च 2025 के अंत तक प्रधानमंत्री भारतीय जन औषधि केंद्रों की संख्या बढ़ाकर 10,500 तक पहुंचाने के लिए प्रयासरत है। वर्तमान में ये केंद्र 1600 से अधिक दवाएं और करीब 250 शल्य चिकित्सा उपकरण उपलब्ध कराते हैं। इन केंद्रों से मिलने वाली औषधियों में सभी प्रमुख चिकित्सीय समूहों, कार्डियोवास्कुलर, एंटी कैंसर, एंटी डायबिटिक, गैस्ट्रो और आंत संबंधी तथा न्यूट्रास्यूटिकल्स की दवाएं शामिल हैं। इसके अलावा कुछ आयुष दवाओं जैसे आयुष किट, बाल रक्षा किट और आयुष 64 टैबलेट को प्रतिरक्षा बूस्टर के रूप में शामिल किया गया है। महिलाओं के लिए सुविधा सैनिटरी पैड सभी केंद्रों पर मात्र ₹1 प्रति पैड की दर से उपलब्ध हैं। पीएम बीजेपी की कार्यान्वयन एजेंसी फार्मास्यूटिकल्स एंड मेडिकल डिवाइसेस ब्यूरो ऑफ इंडिया नए जन औषधि केंद्र खोलने के लिए व्यक्तियों, बेरोजगार फार्मासिस्ट, सरकार की नामित एजेंसियों, गैर सरकारी संगठनों, न्यास तथा संस्थाओं से आवेदन आमंत्रित करती है। छोटे शहरों और ब्लॉक मुख्यालयों के निवासी भी जन औषधि केंद्र खोल सकते हैं। ये योजना महिलाओं, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, पहाड़ी जिलों, द्वीपीय जिलों और पूर्वोत्तर राज्यों सहित विभिन्न श्रेणियों के लोगों को प्रोत्साहित करती है। इस योजना से देश के कोने कोने में लोगों तक सस्ती औषधियों की पहुंच आसान बनेगी। समाचार कक्ष से निखिल कुमार। आजाद भारत की बात आकाशवाणी के साथ कार्यक्रम को ट्विटर पर @AIR न्यूज अलर्ट्स, यूट्यूब चैनल न्यूज ऑन AIR ऑफिशियल, न्यूज ऑन AIR ऐप, फेसबुक और इंस्टाग्राम पर भी सुना जा सकता है। महिला T20 एशिया कप क्रिकेट टूर्नामेंट आज से बांग्लादेश में शुरू हो रहा है। सिलहट में दोपहर 1 बजे भारतीय टीम का मुकाबला श्रीलंका से होगा। बांग्लादेश 4 वर्ष बाद महिला अंतर्राष्ट्रीय मैचों की मेजबानी कर रहा है। और अब मौसम, दिल्ली, मुंबई और कोलकाता में आंशिक रूप से बादल छाए रहेंगे। चेन्नई में बारिश या गरज के साथ बौछार पड़ सकती है। जम्मू, श्रीनगर और मुजफ्फराबाद में आसमान साफ रहेगा। लेह में आंशिक रूप से बादल छाए रह सकते हैं। तापमान 4 डिग्री से 18 डिग्री सेल्सियस के बीच रहेगा और गिलगित में तापमान 11 डिग्री से 29 डिग्री सेल्सियस के बीच रहने का अनुमान है। और मुनीषा, आप बताएं कि आज के समाचार पत्रों में क्या विशेष है? जी हाँ चंद्रिका जी, आज के अखबारों को मैं देखता हूं तो पाता हूं कि कांग्रेस में अध्यक्ष पद के चुनाव के लिए लंबे घटनाक्रम के बाद भरे गए तीनों नेताओं के नामांकन की खबर को अखबारों ने सुर्खियों में जगह दी है। और नवभारत टाइम्स का शीर्षक है, पद 1 3 नाम, फ्रंट सीट पर खड़गे। जबकि राष्ट्रीय सहारा की सुर्खी है, भरोसेमंद खड़गे सब पर भारी। और रिजर्व बैंक की द्विमासिक मौद्रिक नीति की चर्चा भी सभी अखबारों के पहले पृष्ठ पर है। जनसत्ता ने आर्थिक वृद्धि दर का अनुमान घटाने और ब्याज दर को बढ़ाने को प्रमुखता दी है। अखबार लिखता है कि कर्ज महंगा, महंगाई पर काबू पाने के लिए कदम उठाए। दैनिक ट्रिब्यून ने चीन संबंधी मामलों के विशेषज्ञ जनरल अनिल चौहान के दूसरे प्रमुख रक्षा अध्यक्ष का पदभार संभालने को सचित्र प्रकाशित किया है। कायदे की बात, इस शीर्षक से अमर उजाला के मुख्य पृष्ठ की खबर है, रात 10 बज गए तो पीएम मोदी ने लाउडस्पीकर का इस्तेमाल न करने के नियमों का पालन करते हुए गुजरात में जनसभा को संबोधित नहीं किया और झुककर जनसमूह से माफी मांगी और बगैर माइक के संवाद किया। अखबारों ने अहमदाबाद मेट्रो में अन्य यात्रियों के साथ सफर करते हुए प्रधानमंत्री का चित्र भी अपने पहले पन्ने पर दिया है। सुप्रीम कोर्ट के इस कथन को दैनिक भास्कर ने अहमियत दी है कि अवैध निर्माण और कब्जे देश में स्थायी समस्या बन गए हैं और जस्टिस चंद्रचूड़ ने अतिक्रमण की निगरानी के लिए सैटेलाइट मैपिंग को जरूरी बताया है। कुछ अखबारों ने दिल्ली में प्रदूषण नियंत्रण के लिए मुख्यमंत्री की 15 सूत्रीय शीतकालीन कार्य योजना की घोषणा को भी पहले पृष्ठों पर देते हुए लिखा है, पटाखों पर पूर्ण प्रतिबंध। राष्ट्रीय सहारा ने लिखा है, वायु प्रदूषण से बचाने के लिए विंटर एक्शन प्लान घोषित, पटाखों के उत्पादन, भंडारण, खरीद और बिक्री पर प्रतिबंध और निगरानी के लिए गठित की गई हैं 210 टीमें। मुंबई हाई कोर्ट की नवरात्रि आयोजन में तेज संगीत और शोर शराबे पर सख्त टिप्पणी की खबर भी पहले पन्ने पर प्रकाशित हुई है। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज नई दिल्ली में भारतीय मोबाइल कांग्रेस में 5G सेवाओं का शुभारंभ करेंगे। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू आज नई दिल्ली में सबसे स्वच्छ राज्यों और शहरों को
स्वच्छ सर्वेक्षण पुरस्कार प्रदान करेंगी। केंद्र ने नागालैंड और अरुणाचल प्रदेश में सशस्त्र बल विशेषाधिकार अधिनियम को 6 महीने के लिए बढ़ाया। जम्मू कश्मीर के बारामूला जिले में सुरक्षा बलों के साथ मुठभेड़ में 2 आतंकवादी मारे गए। जम्मू कश्मीर में बांदीपुरा जिले में नियंत्रण रेखा के पास सुरक्षा बलों ने भारी मात्रा में गोला बारूद बरामद किया। फेमा प्राधिकरण ने चीन के स्मार्टफोन निर्माता शाओमी के खिलाफ प्रवर्तन निदेशालय के 5,551 करोड़ रुपए जब्त करने के आदेश की पुष्टि की। भारत ने अंतर्राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा एजेंसी में ऑस्ट्रेलिया, ब्रिटेन, अमेरिका के बीच परमाणु पनडुब्बी सौदे के खिलाफ प्रस्ताव पारित कराने की चीन की कोशिशें विफल की। इसके साथ ही समाचार प्रभात का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।